गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आज हम लोग ट्रायल शुरू कर रहे हैं। एक एक बिंदु को बहुत ध्यानपूर्वक आप सभी सुनते हुए चलेंगे। ट्रायल कोई भी हो, उससे पहले मैं आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। जब आप सीआरपीसी पढ़ते हैं तो आपको सीआरपीसी में कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसे सबसे पहले आप एफआईआर पढ़ते हैं या एनसीआर पढ़ते हैं, फिर आप एक कॉग्निजेंस पढ़ते हैं, फिर ट्रायल पढ़ते हैं और इन्वेस्टिगेशन पढ़ते हैं। ये चार बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ना तो एफआईआर के लिए और एनसीआर के लिए कोई एक जूरिसडिक्शन तय किया गया कि एफआईआर यहीं पर हो सकती है, एनसीआर यहीं हो सकती है। कोई जूरिसडिक्शन तय नहीं है। ना ही इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई जूरिसडिक्शन तय है कि इन्वेस्टिगेशन केवल यहीं हो सकता है, इसी दायरे में हो सकता है। ना ही कॉग्निजेंस के लिए कोई जूरिसडिक्शन तय है कि कॉग्निजेंस केवल यही एक पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट लेंगे। लेकिन ट्रायल के लिए जूरिसडिक्शन तय किया गया है। ट्रायल आपको एक निश्चित कोर्ट में ही होगा। ट्रायल जो करना है वो एक निश्चित कोर्ट में होगा। उसके अपने नियम हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो कोर्ट कॉग्निजेंस ले वही कोर्ट उस मामले में ट्रायल भी करे या उस कोर्ट को उस मामले में जूरिसडिक्शन प्राप्त हो। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो मेरी इस बात को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कॉग्निजेंस ए नामक कोर्ट ने लिया हो, लेकिन ये कोर्ट में भी कॉम्पिटेंट नहीं है या जूरिसडिक्शन इसके पास नहीं है इस मामले में ट्रायल करने के बारे में। तो ये इस मामले को बी को सेंड कर देंगे, बी को भेज देंगे। बी जो अदालत होगी, जो कॉम्पिटेंट होगी। तो कॉग्निजेंस लेना, उसके लिए जूरिसडिक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो एम्पावर्ड है स्पेसिफिकली, वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब जितनी भी बातें आप यहाँ से आगे पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि ट्रायल का अपना स्थान है, कॉग्निजेंस, इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर, इनका अपना कोई स्थान तय नहीं होता। ये कहीं भी हो सकते हैं। गाजियाबाद का ऑफेंस है, गोरखपुर में जाके रिपोर्ट दर्ज हो सकती है, 0 एफआईआर, जानते हैं आप सब लोग। ट्रायल की शुरुआत जो होती है वो बेसिकली मजिस्ट्रेट के सामने, ट्रायल से पहले कुछ प्रोसीडिंग्स फॉलो करनी होती हैं। मजिस्ट्रेट के सामने वो प्रोसीडिंग्स होती हैं, और वो जो प्रोसीडिंग हैं उनके लिए एक चैप्टर दिया गया है, चैप्टर नंबर 16। ये ट्रायल से पहले की प्रोसीडिंग्स हैं। चैप्टर नंबर 16 204 से 210 तक, 204 से 210 तक। इसका हेडिंग भी है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मैजिस्ट्रेट। कुछ प्रोसीडिंग्स हैं जो फॉलो करनी होंगी और उनके बाद ही ये ट्रायल होगा। ध्यान देना, ये सारी प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट के सामने हो रही हैं। ट्रायल भले ही कोर्ट ऑफ सेशन में होना हो, प्रोसीडिंग्स मजिस्ट्रेट के सामने होंगी। क्या होंगी, कैसे होंगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये प्रोसीडिंग से ठीक पहले कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, ये मान के चलिए। यानी ये जो चैप्टर है वो कॉग्निजेंस के बाद आता है। कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और उसके तुरंत बाद चैप्टर नंबर 16 लागू हो जाएगा। कॉग्निजेंस के तुरंत बाद सबसे पहला सेक्शन है 204। ध्यान से सुनेंगे। 204 ये कहता है कि कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर कोर्ट को ये लगता है, बेयर एक्ट पढ़ने के बाद, बेयर एक्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरी बात को सुनिए।
आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस इफ द कोर्ट सेटिस्फाइड, यदि कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कार्यवाही करने के लिए, सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, यानी एक चीज़ तो ये समझ में आती है कि कॉग्निजेंस लेने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि सेक्शन 204 का प्रोसीडिंग आगे बढ़ाया जाए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कॉग्निजेंस ले लिया उसके बाद भी मामले को पीछे जा सकता है मामला, वो मैं आपको बाद में आगे समझाऊंगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है और उसको लगता है कि मामला समन मामला है, समन केस है, तो वो समन जारी करेगा। और उसको लगता है कि मामला वारंट केस है, वारंट मामला है, तो वो वारंट या समन जारी करेगा। ध्यान देना 204 में या तो आप समन इशू कर रहे हैं या आप वारंट इशू कर रहे हैं। ध्यान देना, समन केस है तो केवल समन इशू करेंगे, और वारंट केस है तो वारंट तो कर ही सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वारंट की जगह में समन मेरे को करना है तो आप समन भी इशू कर सकते हैं। यहां एक चीज आपको देखने को मिली, समन की जगह पर केवल समन केस है तो समन ही इशू करेंगे, और वारंट केस है तो वारंट या समन, यानी वारंट केस में समन भी इशू हो सकता है। यह सवाल पूछा गया है कि वारंट केस में समन इशू हो सकता है, ये कहाँ लिखा हुआ है? वारंट केस में, वारंट केस में समन इशू हो सकता है, ये कहाँ लिखा हुआ है? 204 में। अब इसके जस्ट अपोजिट एक बार देखिए कि क्या ऐसा भी है, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि समन केस में वारंट इशू हो जाए? बिल्कुल लिखा हुआ है, एक सेक्शन है, आपको उसे देखना है, सेक्शन नंबर 87। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों एक साथ हमेशा पढ़े जाते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। समन केस में जेनरली समन इशू होगा, लेकिन सेक्शन 87 कहता है कि वारंट भी इशू हो सकता है, और वारंट केस में जेनरली वारंट इशू होगा। समन वारंट क्या होते हैं, इस पर एक अलग चैप्टर है, उस समय अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। समन और वारंट क्या है, प्लस समन केस और वारंट केस क्या है, दोनों में बड़ा अंतर है। समन और समन केस क्या है, अंतर है। वारंट और वारंट केस क्या है, दोनों में अंतर है। आप अलग से कहीं पर नोट कर लीजिए कि ये भी हमें पढ़ना है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अक्सर पूछा जाता है। तो समन केस में वारंट इशू हो सकता है, ये 87 में बताया गया है, और वारंट केस में भी समन इशू हो सकता है, वारंट केस में भी समन इशू हो सकता है, ये 204 में बताया गया है। इतना तो क्लियर हो गया आपको। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये समन या वारंट अक्यूज्ड के खिलाफ जब इशू हो रहे हैं, एक तो ये यहां पे जो समन और वारंट इशू हो रहे हैं वो केवल अक्यूज्ड के लिए हो रहे हैं, ध्यान देना। 204 में जो समन और वारंट इशू होते हैं वो केवल अभियुक्त के लिए होते हैं, किसी साक्षी के लिए यहां पर बात नहीं की गई है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 204 में जो समन इशू हो रहा है या वारंट इशू होता है वो केवल अक्यूज्ड के लिए होता है, साक्षी की बात नहीं की गई है। ये जो समन इशू हो या वारंट इशू हो, ये तब तक इशू नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस की लिस्ट ना सौंप दे। मेरी एक बात बड़े ध्यान से सुनना, क्रिमिनल ट्रायल की एक सबसे बड़ी विशेषता जानते हैं क्या होती है? कि वहां अक्यूज्ड को सिर्फ चुप रहना है, और बिल्कुल अंत तक चुप रहना है। जब उसका नंबर आएगा, प्रोसिक्यूशन को मामले को बिल्कुल पूरी तरह से साबित करना होता है। अगर वो साबित नहीं कर पाया तो अक्यूज्ड के कई सारे चांसेस होते हैं बाहर निकलने के, डिस्चार्ज होने के, एक्यूटल होने के। अक्यूज्ड का तो नंबर ही नहीं आता, वो तो सबसे बाद में आता है बोलने का, या अपने विटनेस पेश करने का, या विटनेस की लिस्ट देने के बारे में, कुछ नहीं।
यहाँ जो सबसे पहले लिस्ट दी जाएगी, प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस की लिस्ट देगा। यहाँ प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस की लिस्ट अगर नहीं सौंपता है तब तक समन या वारंट इशू नहीं किया जाएगा। यह आपको याद रखना है। क्लियर बात है? अब अगर ये समन या वारंट इशू जो हो रहे हैं ये कंप्लेंट केस पर है, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, तो समन के साथ ये समन है, इसके साथ कंप्लेंट की एक कॉपी जरूर रहेगी, उसको पता रहेगा। कंप्लेंट की कॉपी समन के साथ जरूर जाएगी, जरूर जाएगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो कुल मिलाकर के ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समन या वारंट के बारे में। हाँ, अगर कोई फीस वगैरह है समन के लिए, जनरली जो पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूटेड केस होते हैं, जो एफआईआर से आगे बढ़ते हैं, उनमें समन इशू कराने के लिए कोई फ़ीस वगैरह नहीं लगती है। लेकिन जो कंप्लेंट केस होते हैं, जो परिवाद पर दायर मामले होते हैं, उनमें फ़ीस जमा करनी होती है समन इशू कराने के लिए। तो अगर आपने फ़ीस जमा नहीं कराई है तो एक तो समन इशू नहीं होगा, दूसरा आपका कंप्लेंट खारिज हो सकता है, कंप्लेंट आपका डिसमिस हो सकता है कि आपने समन, जो अक्यूज्ड है उसके लिए समन इशू कराने के लिए आपने क्या नहीं किया, आपने फ़ीस जमा नहीं किया, आपका कंप्लेंट खारिज हो सकता है। मेरी एक एक बात को नोट करते रहना, ये सब काम आएगा। अभी ये सिर्फ प्रीलिम्स की बात है, तो एक एक चीज़ दिमाग में आएगी और आपके ट्रायल भी दिमाग में छप जाएगा। ये हम लोग सेक्शन 204 में हमने देखा। अब हम 205 पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, ये दो सेक्शन हमेशा साथ में पढ़े जाते हैं, 205 और 206। 205 और 206 एक साथ पढ़े जाते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप पहले 206 पढ़ें तब 205 पढ़ें। पहले 206 आप पढ़ें, 206 पहले पढ़ें, उसके बाद 205 आप पढ़ें, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब मैं पहले 206 पढ़ता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप भी अपने बेयर एक्ट से एक बार इसको देखिए। जब आप 206 पढ़ेंगे तो आपकी पहली ड्यूटी बनती है कि 206 में आप सबसे पहले उसका क्लॉज नंबर 2 पढ़ें, बाद में क्लॉज नंबर 1 पढ़ें। 206 में सबसे पहले आप क्लॉज नंबर 2 पढ़ें, और क्लॉज नंबर 2 जब आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि वो पिटी ऑफेंसेस की बात करता है, उनकी डेफिनेशन बताता है। ये दोनों ही सेक्शन पिटी ऑफेंसेस, छोटे मामलों से रिलेटेड हैं, छोटे केस जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। अब उनकी डेफिनेशन जो दी गई है पिटी ऑफेंसेस की, वो 206 के क्लॉज नंबर 2 में दी गई। वो कह रहे हैं जिसमें 1000 रुपये तक का जुर्माना, उससे ज़्यादा ना लगे, 1000 से ना अधिक ना हो, उतने तक का केवल जुर्माना लग सकता है। उन केसेस को हम इन दोनों सेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पिटी केस कहेंगे। यानी अब हम जो भी कुछ 205 या 206 में पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में एक बात जरूर रहेगी कि जिस ऑफेंस की हम बात कर रहे हैं उस ऑफेंस में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का जुर्माना लग सकता है। उससे ज़्यादा अगर है तो ना 205 लागू होगा, ना 206 लागू होगा, ना 206 लागू होगा। बट इतना अभी आप समझ लीजिए कि 1000 रुपये तक के जुर्माने की बात कर रहे हैं। अब आप इसके बाद जितना मैं बताऊं केवल उतने पे बात कीजिए। अब आप इसके बाद 206 का क्लॉज नंबर 1 पढ़िए। वो कह रहा अगर केस ऐसा है जो पिटी केस है, पिटी ऑफेंसेस हैं। पिटी ऑफेंसेस कौन सा, जिसकी मैं पहले डेफिनेशन बता चुका हूं। तो जो समन इशू होगा, अब समझना, एक तो पिटी ऑफेंसेस है और दूसरा कोर्ट को लगता है
कि इसका हम ट्रायल समरी ट्रायल कर सकते हैं। समरी ट्रायल के लिए मैंने जब वो बनवाया था आपसे सर्कल, तो मैंने बताया था एक समरी ट्रायल भी होता है, उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, बहुत छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना रहता है। एक जो साधारण ट्रायल है, एक ऑर्डिनरी जो ट्रायल है, उसकी तरह वो नहीं होता, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। ऑर्डिनरी ट्रायल में तो आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी है, समरी ट्रायल में ऐसा नहीं करना। तो समझना, अगर कोर्ट को लगता है कि ये पिटी ऑफेंस है और मैं इसका ट्रायल या इसका ट्रायल, मैं या कोई भी और इसका ट्रायल समरी ट्रायल की तरह हो सकता है, संक्षिप्त विचारण इसका हो सकता है, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट कहेगा ऐसा है, हम समन इशू कर रहे हैं लेकिन आपके पर्सनल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं है। समन का ऑब्जेक्ट होता है, समझना आप, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना। नेचुरल जस्टिस मतलब ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दूसरे पक्ष को भी सुनो। और दूसरे पक्ष को कब सुनोगे? जब वो आपके सामने आएगा। जब वो आपके सामने आएगा ही नहीं तो उसे कैसे सुनोगे? तो समन क्यों इशू कर रहे हैं आप? क्योंकि आप उसे बुलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हैं? आप समन में ये लिख करके भेज रहे हैं एक नोट कि ऐसा है, आपका पर्सनल अपीयरेंस ज़रूरी नहीं है, अगर आप ये जो ऑफेंस है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फाइन की जो रकम है वो आप जमा करा देते हैं, तो आपके पर्सनली, मतलब आप अपने आप को मान लेते हैं कि आपने किया है, गिल्टी प्लीड कर लेते हैं और फाइन की रकम भेज देते हैं, तो आपका, क्योंकि आपको जेल तो जाना नहीं है, तो आपके पर्सनल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं है। आपसे अंततः गत्वा आपसे सिर्फ पैसा लिया जाएगा, तो वो पैसा जो है ज़रूरी नहीं कि आप ही आकर के दें, आप वो पैसा भेज दीजिए, आप वो जो फाइन है, जो जुर्माना है वो भेज दीजिए, आपके पर्सनल अपीयरेंस की ज़रूरत नहीं है। ये 206 कहता है, ये 206 कहता है, क्लॉज नंबर 1 कहता है। यहाँ तक तो ठीक है। क्या ऐसा जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि अक्यूज्ड को ना आना पड़े और वो घर से बैठ कर के अपने आप को मान ले कि मैंने किया है, इतने बड़े प्रोसेस में, इतने बड़े झंझट में वो ना पड़े और फाइन जमा कर दे तो मामला ख़त्म हो सकता है? क्या ऐसा किन्हीं और केसेस में भी हो सकता है? ये तो अभी हमने बात की कि केवल पिटी ऑफेंसेस में होगा, और पिटी ऑफेंसेस क्या हैं? जिनमें 1000 तक का फाइन है। क्या ऐसा कि अक्यूज्ड को आना ना पड़े, वो गिल्टी प्लीड कर ले और सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, क्या ऐसा और केसेस में भी हो सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार जो है वो बताएगी कि हाँ ऐसा हो सकता है। कैसे बताएगी? नोटिफिकेशन इशू करेगी स्टेट गवर्नमेंट। 206 का क्लॉज नंबर 3, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके ये कह सकते हैं कि ये एक कैटेगरी है ऑफेंसेस की, इनमें ऐसा हो सकता है। लेकिन कौन कौन सी, पहले मैं कैटेगरी बताता हूँ फिर बताता हूँ शर्त क्या है। कैटेगरी है कि अगर कोई भी मामला जो 320 CRPC, वहाँ पे कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की बात की गई है। कौन से मामले हैं जिनमें समझौता हो सकता है? एक बार इंटरव्यू में एक स्टूडेंट से पूछा कि क्या क्रिमिनल, जैसे सिविल में समझौता हो सकता है? अगर हो सकता है, समझौते पे डिक्री हो जाती है, क्या क्रिमिनल केसेस में भी आप समझौता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसों में जिन्हें 320 में बताया गया है कि ये समझौता हो सकता है, कंपाउंडेबल है, समनीय है, उन्हीं में केवल समझौता हो सकता है। तो ध्यान देंगे, वो मामला कंपाउंडेबल होना चाहिए। नंबर 1 शर्त, या तो कंपाउंडेबल हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक की सज़ा मिलती हो उसमें, 3 months मैक्सिमम। अगर ऐसा कोई ऑफेंस है, या तो कंपाउंडेबल है 320 में, या 3 महीने तक की सज़ा है, तो ऐसे ऑफेंस को स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि ऐसे ऑफेंस में 206 के प्रोसीजर फॉलो किए जा सकते हैं। ऐसे ऑफेंस में 206 के प्रोसीजर फॉलो किए जा सकते हैं। बट अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये केवल तभी हो सकता है
जब कोर्ट को लगे कि जुर्माना भरने मात्र से, फाइन जमा करने से ही जस्टिस हो जाएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि इसको एक दिन जेल में रहना चाहिए और बिना इसके जेल में रहे, बिना इसके कस्टडी में रहे जो न्याय है वो नहीं हो पाएगा, जस्टिस डिलीवर नहीं हो पाएगा, तब ये वाला प्रोविज़न लागू नहीं होगा। मजिस्ट्रेट को लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, कि केवल जुर्माना भर देंगे तो जस्टिस डिलीवर हो जाएगा। अब ये तो हर केस के परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कौन से केस हैं कि केवल जुर्माना जो है वो न्याय प्रदान कर देगा। वही केस हैं जिनमें इकोनॉमिकली केवल लॉस हुआ है, और कौन से केस है जिनमें जुर्माना जो है वो न्याय प्रदान नहीं करेगा, वो जिनमें जुर्माना पर्याप्त नहीं है न्याय देने के लिए। तो ये तय करना वो मजिस्ट्रेट का काम है। तो और केसेस में भी हो सकता है, अगर 3 महीने तक का मामला है या फिर 320 में वो कंपाउंडेबल है, बट कोर्ट को लगना चाहिए। एक तो पहले तो राज्य सरकार कहे और दूसरा कोर्ट को लगे भैया कि ऐसा नहीं है, मतलब इन केसेस में भी आप 206 को फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए 206 वाला समझ में आ गया। अब 205 मैंने बोला था इसके साथ में पढ़ेंगे। तो 205 क्या कहता है, वो कह रहा है सीधी सी बात है, जब इस प्रकार का कोई समन आएगा जो 206 से रिलेटेड है तो अक्यूज्ड केवल फाइन भर के पर्सनली अपीयर नहीं होगा, उसको उधर उसका कन्विक्शन हो जाएगा, केस ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने आपको 3 सेक्शन सभी पढ़ाए, ध्यान से सुनना। मैंने 204 आपको पढ़ाया, मैंने 205 आपको पढ़ाया और मैंने 206 आपको पढ़ाया। अब हम 207 की तरफ चलते हैं। मानकर चलिए अक्यूज्ड कोर्ट के सामने है, चाहे वो 204 के समन या वारंट से आया हो, चाहे उसने पर्सनली अपने आप को कोर्ट में हाजिर किया हो, आप सब जानते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट कोर्ट में हाजिर हो सकते हैं, या उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उसे बुलाया गया है, कोर्ट में लाया गया है। पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, कोर्ट में अब उसे लाया गया। तीनों ही परिस्थितियों में एक बात तो तय है कि सेक्शन 207 का जो प्रोसीडिंग है वो मजिस्ट्रेट के सामने हो रहा है। मजिस्ट्रेट साहब यहाँ बैठे हैं, अक्यूज्ड उनके सामने है। अब 207 क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, आप भी अपना बेयर एक्ट देख लीजिए। एक चीज, 207 केवल वहां अप्लाई होता है जो केसेस पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूटेड हैं, संस्थित हैं। अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है, मैं पहले भी हालांकि बता चुका हूं कि पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूटेड केसेस क्या होते हैं। वे मामले जिनमें कॉग्निजेंस जो लिया गया है वो पुलिस रिपोर्ट पर लिया गया है, कंप्लेंट पर नहीं लिया, या अपनी ऑन नॉलेज पर नहीं लिया, अपने ज्ञान पर नहीं लिया, किस पर लिया, पुलिस रिपोर्ट पर उसने कॉग्निजेंस लिया, पुलिस रिपोर्ट पर। तो उन मामलों में जब अक्यूज्ड सामने, 207 केवल कौन से केसेस में लागू होता है, देखो भैया, जब प्रीलिम्स आता है ना सीआरपीसी का, खासकर इन छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको एक पॉइंट चर्चा कर रहा हूँ। यहीं से आप सवाल गलत करते हैं। साधारण सवाल सब करते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे केसेज है कि 207 लागू होगा, 207 किस में होगा, केवल पुलिस रिपोर्ट में जो मामले पुलिस रिपोर्ट से जो इंस्टीट्यूटेड होंगे, यानी जिन मामलों में पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लिया गया है। तो केस में वो आया मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूटेड केस है, तो ये कह रहे उसको, ये जो पूरा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, ये हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट क्या है कि अक्यूज्ड को अवसर मिले, नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाए। किसको अवसर मिले, किसको अपॉर्चुनिटी मिले, अक्यूज्ड को क्या मिले कि वो अपनी तैयारी करे। तैयारी कैसे करेगा, उसको पहले ये तो बताओ तुम्हारे खिलाफ पुलिस ने ये मामला बनाया, तुम पर ये एफआईआर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो 207 का ऑब्जेक्ट वही है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना।
सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी उसके खिलाफ चीज़ें हैं, चाहे वो FIR हो, चाहे वो 161 के बयान हो, मैं 161 आपको बता चुका हूँ, चाहे वो 164 के स्टेटमेंट्स हों या कोई और डॉक्यूमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें उसको तुरंत इमीडिएटली निःशुल्क दी जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब एक सवाल पूछा गया, जो FIR लिखाने वाला होता है उसको FIR की कॉपी निःशुल्क मिलती है कौन से सेक्शन में? FIR लिखाने वाला, मैं यहाँ उसको ये कह सकता हूँ कि वो पीड़ित है, हालांकि ज़रूरी नहीं कि वो विक्टिम हो, मैं तो एक बात आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसको जो FIR की कॉपी मिलती है वो 154 में मिलती है, क्लॉज नंबर 2 में, निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट। अक्यूज्ड को FIR की कॉपी कौन से सेक्शन में मिलेगी? 207 में मिलेगी। विक्टिम को कहाँ मिलती है? विक्टिम से मेरा मतलब जिसने FIR लिखाया उसे कॉपी कहाँ मिलेगी FIR की? 154 के क्लॉज 2 में, देख लीजिए आप। और अक्यूज्ड को कहाँ मिलेगी कॉपी? अक्यूज्ड को कहाँ मिलेगी? ये आपका 207 में मिलेगी उसको कॉपी, 207 में मिलेगी, ये ध्यान रखना है। तो 207 में केस से रिलेटेड जितनी भी अभी तक प्रोग्रेस हुई है, चाहे वो 161 के बयान हो, जो भी कुछ हुआ है, जो भी आपका पुलिस रिपोर्ट वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी कुछ है, वो सब अक्यूज्ड को दिया जाएगा। हाँ, अगर ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, या ऐसा है कि उसको नहीं सौंपा जा सकता, पॉसिबल नहीं है, तो फिर कहेंगे कि यहीं पर इंस्पेक्शन कर लीजिए। और सबका ऑब्जेक्ट वहीं जा रहा है, सबका ऑब्जेक्ट वहीं है कि भैया अपनी तैयारी करो, ये चीज़ें हैं आपके खिलाफ। इसी को कहते हैं, जब एक बार सवाल पूछा गया था, बिहार जुडिशरी का सवाल है और आई थिंक उत्तराखंड में भी 1-2 बार पूछा गया, फेयर ट्रायल क्या है? फेयर ट्रायल, रिजू विचारण, तो यही तो फेयर ट्रायल है। फेयर मतलब क्या होता है? किसके साथ फेयर होना चाह रहे हैं आप? जब आप फेयर ट्रायल की बात करते हैं तो आप, हमारी जो नींव रखी गई है लॉ की, वो ऐसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, और बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी तक भी बहुत सारे जूरिस्ट ने कहा कि एक अपराधी, 100 अपराधी छूट जाएं, एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। सुना होगा आपने, वो सब यही तो है कि आप क्या कर रहे हैं, फेयर ट्रायल की नींव रख रहे हैं, उसको बिल्ड कर रहे हैं। फेयर ट्रायल कैसे होगा? जब उसे पता चलेगा मेरे खिलाफ क्या है, आप उसको पर्याप्त समय दे रहे हैं, आपने उसको सारे, ऐसा नहीं है कि उसको पता ही नहीं है कि 161 के बयानों में क्या क्या लिखा हुआ है, किसने मेरे खिलाफ क्या कहा है, किसने 164 के स्टेटमेंट्स में क्या है, उसको नहीं पता, तो वो अपने आप को डिफेंस कैसे करेगा? जहाँ तक डिफेंस करने की बात है, डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए। जब फेयर ट्रायल वाला टॉपिक मैं आपको नोट कराऊंगा तो 207 बहुत ज़रूरी है, 204 ज़रूरी है। 204 क्यों ज़रूरी है? समन वारंट इशू करके बुला रहे हैं, मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, नेचुरल जस्टिस को फॉलो कर रहे हैं। उसी तरह 207, लेकिन ध्यान देंगे 207 केवल पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूटेड केसों में ही होता है। आगे बढ़ेंगे। अगर मामला पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूटेड नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ कि वो कंप्लेंट केस पर उसमें कॉग्निजेंस लिया गया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? एक तो डॉक्यूमेंट बदल जाएंगे। अभी तक जो डॉक्यूमेंट थे FIR, वो तो FIR तो हुई नहीं, तो कंप्लेंट। तो अब जब डॉक्यूमेंट बदल जाएंगे तो 208 इसके बारे में लागू होता है, 208 इसके बारे में लागू होता है। सीधा कहता है, क्या कह रहे हैं? जो 207 में बताया गया वही 208 में भी है। क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट्स उसको सौंप देंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सौंपेंगे? 208 जरा बेयर एक्ट से पढ़िए। जो सेक्शन 200 में एग्जामिनेशन हुआ था विटनेसेस का, पढ़ चुके हैं अच्छे से, उसको सौंपेंगे। अगर कोर्ट ने आदेश दिया था उस मामले में इन्वेस्टिगेशन वगैरह का, तो इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी, या 164 के बयान वगैरह कुछ भी अगर इस तरह का है तो वो सौंपेंगे। या कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी उसको सौंप देंगे। बस सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हम फेयर ट्रायल की तरफ चल रहे हैं।
अब इसको मैं आगे बढ़ाऊँ, एक चीज़ आपको समझाता हूँ जो कि बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी आगे पढ़ने में, ट्रायल पढ़ने में वो बहुत काम आएगा पॉइंट, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। कोर्ट ऑफ सेशन की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि कोर्ट ऑफ सेशन दो तरह के मामलों में ट्रायल कर सकते हैं, दो तरह के मामलों में। या तो फर्स्ट शेड्यूल में कॉलम नंबर 6 में कोर्ट ऑफ सेशन लिखा हुआ है, मान के चलते मर्डर का मामला है, बहुत ध्यान से सुनना, मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। मान के चलते मर्डर का मामला है, तो आप देखेंगे जब लिस्ट देखेंगे वो फर्स्ट शेड्यूल वाली, तो उसमें 302 के आगे कोर्ट ऑफ सेशन लिखा हुआ है, यानी कोर्ट ऑफ सेशन ही इस मामले का ट्रायल कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी धारा 26 के हिसाब से कि कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी मामले का ट्रायल कर सकते हैं, भले ही लिस्ट में आगे मजिस्ट्रेट लिखा हुआ हो, भले ही मजिस्ट्रेट लिखा हुआ, कोर्ट ऑफ सेशन उस मामले का भी ट्रायल कर सकते हैं। अब समझना, एक वर्ड आपको मिलेगा सीआरपीसी में आगे, जब यहाँ से आगे उसी पर जाएंगे, मैटर या केस एक्सक्लूसिवली ट्रायलेबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, एक्सक्लूसिवली ट्रायलेबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, एक्सक्लूसिवली या केवल और केवल जो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायलेबल हो, अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय। ये शब्द कई जगह पे पढ़ने को मिलेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। दो तरह के केस हैं, एक 302 लिखा हुआ है जिसके सामने कोर्ट ऑफ सेशन लिखा है, और एक कोई छोटा मैटर लिखा है जिसके सामने मजिस्ट्रेट लिखा है, कोई भी मामला है। जहां मजिस्ट्रेट लिखा है किसी सेक्शन के आगे, मैं ऐसे ही लिख देता हूं 379, जहां मजिस्ट्रेट लिखा है किसी सेक्शन के आगे, क्या केवल मजिस्ट्रेट ही ट्रायल कर सकते हैं या कोर्ट ऑफ सेशन भी कर सकते हैं? बिल्कुल, कोर्ट ऑफ सेशन तो कर ही सकते हैं, लेकिन जहां कोर्ट ऑफ सेशन लिखा है वहां क्या मजिस्ट्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम नंबर 6 में किसी ऑफेंस के आगे कोर्ट ऑफ सेशन लिखा है तो उस मामले का ट्रायल मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कॉलम नंबर 6 में किसी ऑफेंस के आगे मजिस्ट्रेट लिखा है तो उस मामले का ट्रायल मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं और कोर्ट ऑफ सेशन तो कर ही सकते हैं सेक्शन 26 के हिसाब से। तो वे मामले जिनका ट्रायल केवल कोर्ट ऑफ सेशन कर सकते हैं, एक्सक्लूसिवली ट्रायलेबल, जैसे कि लिस्ट में लिखा है कि केवल कोर्ट ऑफ सेशन कर सकते हैं, उन मैटर्स को आप बोलेंगे एक्सक्लूसिवली ट्रायलेबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, एक्सक्लूसिवली ट्रायलेबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। ये आप समझ गए होंगे, ये शब्द बहुत काम आएगा, बहुत कम। उस मामले में मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं कर सकते, केवल कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्रायल करेंगे। और ये आप कैसे पता करेंगे कि ये मामला एक्सक्लूसिवली केवल कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल कर सकते हैं? लिस्ट में देख लीजिए, अगर सामने कोर्ट ऑफ सेशन लिखा है तो कोर्ट ऑफ सेशन ही कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट क्यों करेगा भाई? मजिस्ट्रेट तो केवल उन मामलों का करेगा जो फर्स्ट शेड्यूल में जिन ऑफेंसेस के सामने मजिस्ट्रेट लिखा है। लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन उनका भी कर सकते हैं जहाँ कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लिखा, और कोर्ट ऑफ सेशन उनका भी कर सकते हैं जहाँ कोर्ट ऑफ सेशन लिखा है। जहाँ लिखा है वो एक्सक्लूसिवली ट्रायलेबल है, किसी और की हिम्मत नहीं है, मजिस्ट्रेट की नहीं है वहाँ पर ताकत, मजिस्ट्रेट का अधिकार नहीं है, मजिस्ट्रेट का अधिकार नहीं है। उम्मीद करता हूं ये आप समझे होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको 204 बताया, 205 बताया, 6 बताया, 207 में बताया कि कॉपी दे रहे हैं पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूटेड केसेस में, और 208 में बताया मैंने क्या कर रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं कंप्लेंट केसेस में। अब 209, इसको बोलते हैं कमिटल प्रोसीडिंग। कमिटल प्रोसीडिंग, कमिट करना। आप जब कोर्ट जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे, मैंने तो पहले भी कई बार बताया है, भले ही पढ़ाई कर रहे हों लेकिन 1 दिन या 2 दिन का समय कोर्ट ज़रूर जाएं किन्हीं ऐसे व्यक्ति के पास जो आपको कुछ सिखा सकते हो। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फाइल पढ़िए, 1-2 दिन फाइल पढ़ेंगे, नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण होती है बेसिकली।
आपको ज्ञान मिलेगा, आपको पढ़ने में आपका नज़रिया क्लियर होगा। तो उसको बोलते हैं 209 का जो प्रोसीडिंग होता है उसको कमिटल प्रोसीडिंग बोलते हैं। कमिटल प्रोसीडिंग, कौन सी प्रोसीडिंग बोलते हैं? कमिटल प्रोसीडिंग, सुपुर्दगी की कार्रवाई, सुपुर्दगी की कार्रवाई। जब केस मजिस्ट्रेट के पास है, क्योंकि मैंने बताया अभी तक की प्रोसीडिंग मजिस्ट्रेट के यहाँ चल रही थी केवल, जब केस मजिस्ट्रेट के पास है और उसे लगता है कि भाई ये केस तो एक्सक्लूसिवली ट्रायलेबल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, मैं तो कर ही नहीं सकता, तो फाइल को अपने पास से मजिस्ट्रेट से वो कोर्ट ऑफ सेशन को चली जाएगी फाइल। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंने पूरी प्रोसीडिंग कर दी है, मैंने सारे डॉक्यूमेंट उसको सौंप दिए हैं, 207 208 चाहे कोई भी मामला हो, मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह उसको सौंप दिए हैं सब। अब ये मामला कहाँ चला जाएगा? सीधा कोर्ट ऑफ सेशन में चला जाएगा। इसको बोलते हैं कमिटल, कमिटल प्रोसीडिंग। ये कहाँ पे जाती है? 209 में, सुपुर्दगी की कार्रवाई। मामला तो वहाँ भेज दिया, बाकी बात करते हैं अक्यूज्ड के बारे में। तो अगर जमानत देने लायक मामला है तो जमानत दे देंगे, अदरवाइज अक्यूज्ड को जेल भेज देंगे। जेल में तो वो अगर है तो ठीक है, और अगर बेल वाला मामला है तो बेल का प्रोसीडिंग और ये प्रोसीडिंग दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे इनको आप दोनों को साथ में मिला के एकदम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उधर बेल होना ना होना वो एक अलग प्रोसीडिंग है, वो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ किन केसेस में बेल होगा किन में नहीं होगा। और ये प्रोसीडिंग 209 का प्रोसीडिंग है, अलग प्रोसीडिंग है। उम्मीद करता हूँ कमिटल प्रोसीडिंग भी आपको समझ में आया होगा। किन केसेस में कमिटल प्रोसीडिंग होता है? एक्सक्लूसिवली ट्रायलेबल जो केसेस होते हैं, एक्सक्लूसिवली ट्रायलेबल। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन आपको बता रहा हूँ। ये सेक्शन अक्सर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा जो विवेक है उसके हिसाब से ये सेक्शन प्रीलिम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक स्पेसिफिक टाइप की परिस्थिति से आपको रूबरू कराता है, अवगत कराता है। कंप्लेंट आपने क्या किया? आप पहले एफआईआर कराने गए थे, उधर आपने एफआईआर भी करा दिया और आपने कंप्लेंट भी दर्ज कर दिया, दोनों चीजें हो गई। कंप्लेंट केस पर जब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तभी कोर्ट को लगता है, कोर्ट को पता चलता है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, कैसे पता करेंगे? डेली का डेली रिपोर्ट आता है। कोर्ट को पता चलता है किसी भी तरीके से कि इस मामले में तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस मामले में तो एफआईआर हुई है, जिस मामले में कंप्लेंट में पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, कंप्लेंट पर प्रोसीडिंग चल रही है, उस मामले में तो एफआईआर, मतलब एक ही केस में दो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, कंप्लेंट भी एफआईआर भी। तो कोर्ट क्या करेगा? कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स को वहीं पर रोक देगा और यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस अधिकारी से कहेगा अपना इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट मुझे सौंपो, अपने इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट मुझे सौंपो। अब जब वो रिपोर्ट सौंपेगा तो कोर्ट जब कॉग्निजेंस लेगा ना, अब इस मामले में तो कंप्लेंट के रूप में नहीं लेगा, पुलिस रिपोर्ट के रूप में कॉग्निजेंस लेगा, पुलिस रिपोर्ट के रूप में। और अब आगे जब इस मामले का ट्रायल चलेगा तो ऐसे चलेगा जैसे पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूटेड हो, पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूटेड हो, पुलिस रिपोर्ट पर। यह सेक्शन 210 बताता है, परिवाद को रोक करके प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के बारे में। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आप समझ गए होंगे। अब मैं इसके तुरंत बाद कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल शुरू कर रहा हूँ। ध्यान देंगे, कुछ भी ऐसा ना हो जो आपसे मिस हो जाए, एक एक चीज़ को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं।